रेंजर्स में सर सब इंस्पेक्टर का जो इम्तहान है उसमें पहला मरहला कौन सा होगा, क्या फिजिकल पहले होगा या रिटन पहले होगा, और रिटन के बारे में हमारे सवालात हैं वो आप हमें ज़रूर बता दें। तो देखिए सबसे पहला मरहला आपका फिजिकल का होगा। फिजिकल में मैं आपको बता चुका हूँ, मेरी वीडियो आ चुकी है कि आप लोगों ने 2 मरहलों में करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी आप लोगों का मरहला होता है मेजरमेंट का, उसमें आपकी कद और चेस्ट मेजर होती है। उसके बाद फिर आपका दूसरा मरहला आ जाता है, उसमें आपने दौड़ लगानी होती है, पुशअप सिटअप्स और चिन अप्स लगाने होते हैं। तो इस तरह से आपका फिजिकल का मरहला पहले होगा, और जो स्टूडेंट फिजिकल के मरहले में पास होंगे वही स्टूडेंट जो है वो रिटर्न में आगे क्वालिफाई करके रिटर्न के लिए जाएंगे। उन्हीं को फिर दोबारा से एसएमएस आएंगे। आपका जो फिजिकल है ये 2 से 3 दिन तक चल सकता है, क्योंकि कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो 1 या 2 दिन में वो कवर होती है। हो सकता है समटाइम 3 दिन लग जाए, तो इसलिए आपका रिटर्न उसके बाद होगा। क्या सर रेंजर्स के जो टेस्ट हैं ये आईएसएसबी की तरह ही होते हैं? नहीं जी, आईएसएसबी और है, वो तरीकाकार और है, और रेंजर्स के टेस्ट और हैं। इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के जितने एग्जाम्स होते हैं, जितने टेस्ट होते हैं, उनका क्राइटेरिया अलग है, और रेंजर्स का जो क्राइटेरिया है ये अलग है। रेंजर्स का जो रिटर्न है आपको मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, गौर से सुन लीजिए। आपका जो पेपर होगा वो एक ही पेपर होगा, एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव। हो सकता है 80 नंबर का आपका एमसीक्यूज हो और 20 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव हो, जिसमें कोई ऐसे हो सकता है, जिसमें कोई लेटर हो सकता है, स्टोरी राइटिंग हो सकती है, कंप्रीहेंशन हो सकती है, इंग्लिश की उर्दू की ग्रामर हो सकती है, एटसेट्रा। तो इस हो सकता है 50-50 हो, यानी 50 क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हो, जिसमें आपकी इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और एटसेट्रा बहुत सी चीज़ें जो अपने नोट्सों में भी बताते होते हैं। तकरीबन 100 हमारे टॉपिक हैं, 99 टॉपिक हैं। उन टॉपिक्स में से रेंजर्स के अलग से हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो नोट्स भी आप ले सकते हो, उनसे फ़ायदा भी उठा सकते हो। तो इस तरह से रेंजर्स का जो पेपर होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का और डिस्क्रिप्टिव का दोनों तरह का पेपर होता है, और उसमें जितनी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी हमने अपने नोट्सों में बयान की हुई है, यहाँ पे वीडियो में भी बता रहा हूँ। डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएगी। आप फिर से सुन लीजिए, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें आपका मजमून हो सकता है, ऐसे राइटिंग हो सकती है, उर्दू और इंग्लिश दोनों में हो सकती है, सिर्फ इंग्लिश में हो सकती है, सिर्फ उर्दू में हो सकती है, आपने दोनों तरह से मशक करनी है। आपकी स्टोरी राइटिंग हो सकती है, आपकी एप्लीकेशन हो सकती है, आपका लेटर हो सकता है, कंप्रीहेंशन हो सकती है, एटसेट्रा। और उसी तरह से 50 आपके जो एमसीक्यूज़ हैं, यानी जितने भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, उस हिसाब से आपके वो जितने टॉपिक हैं, 99 टॉपिक उन्हीं में से आएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे वो नोट्स अवेलेबल हैं, आप वो नोट्स ले सकते हो। क्या सर ये रेंजर्स में सब इंस्पेक्टर जो है ये कमीशन रैंक होता है? क्या हम मिलिट्री में जा सकते हैं या हम पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पे वापस आ सकते हैं रेंजर्स में सब इंस्पेक्टर भर्ती होके? ये 3-4 किस्म के सवाल आपके बार बार आप करते हो, रिपीट करते हो, थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा। आपके जो रेंजर्स का सब इंस्पेक्टर होते हैं ये रेंजर्स में ही सर्व करेंगे, ना ये मिलिट्री में जा सकते हैं, ना ये पुलिस में आ सकते हैं। पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनका अलग जॉब डिस्क्रिप्शन है, और जो मिलिट्री में कमीशन रैंक होता है एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है। वो आते हैं थ्रू इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी आईएसएसबी के थ्रू। आईएसएसबी एक अलग प्रोसेस है, पूरे का पूरा कमीशन होता है, वो आपके एग्ज़ाम लेता है। जबकि मिलिट्री में और तरीकाकार होता है, और जो रेंजर्स का सब इंस्पेक्टर है इसका और तरीकाकार है। इसका सिर्फ एक ही पेपर होगा आपका, डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यूज, फिजिकल होगा, दौड़, पुशअप, सिटअप, चिनअप होगा, और उसके बाद फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू होगा, आप भर्ती हो जाओगे। जबकि आईएसएसबी में 5 दिन का प्रोसेस होता है, वो अलग प्रोसेस है। तो आप रेंजर में सब इंस्पेक्टर बन के कमीशन के लिए वापस नहीं जा सकते, यानी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, और ना ही पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन के ट्रांसफ़र हो सकते हो। पुलिस का मुकम्मल एक लॉ होता है, एक तरीक़ाकार होता है, उसमें पाकिस्तान पीनल कोड है, उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, एविडेंस एक्ट है, पूरा का पूरा लॉ है। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वो सारी की सारी पुलिस ने पढ़नी होती हैं, ताकि हर किस्म के क्राइम के अगेंस्ट वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें, यानी इंसदादी कार्रवाई कर सकें। तो इसलिए आप रेंजर्स में जो है यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 और एक्ट ऑर्डिनेंस होंगे रेंजर्स के, तो ये अलग है, वो अलग है, तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते। तहरीरी इम्तहान में या रिटन इम्तहान में सर क्या क्या पूछा जाता है? तो मैं आपको डिटेल से मैंने आपको बता दिया जी। आपका जो पेपर है डिस्क्रिप्टिव भी होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी होगा। इसमें मैं आपको 8 से 10 इस वीडियो में टॉपिक बता देता हूं, वो आप गौर से सुन लीजिए। उनके आगे सब टॉपिक बनते हैं जिनका जिक्र हमारे नोट्सों में है, लेकिन ये टॉपिक अगर आप कर लो और सब टॉपिक्स को साथ मिला लो तो आपका पेपर आसानी से हल हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एकेडमिक्स के जितने आपके टॉपिक हैं, मसलन आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ और जनरल नॉलेज,
एवरीडे साइंस, जियोग्राफी, ये सारे के सारे जितने आपके टॉपिक हैं इन सब को आप तैयार कर लो, आपका रेंजर्स का पेपर हल हो जाता है। आगे इनके जो सब टॉपिक हैं उसमें मसलन फिर मिसाल के तौर पर इस्लामिक स्टडी है तो उसमें बहुत से आगे सब टॉपिक हैं, जैसे इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, जैसे खुलफाए राशिदीन की हिस्ट्री है, जैसे कुरान मजीद है, जैसे सहाह सित्ता है, अहादीस है, 4 स्कूल ऑफ थॉट है, हम्बली स्कूल ऑफ थॉट, मालिकी स्कूल ऑफ थॉट, उसके बाद हनफी स्कूल ऑफ थॉट और शाफई स्कूल ऑफ थॉट। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। आगे उसके बहुत से पोर्शन हैं तो हमने इसी तरह से ये सारे के सारे नोट्सों में मैनेज की हुई हैं चीज़ें। अगर आप ये कर लो तो आपका पेपर आसानी के साथ हल हो जाता है। उसके साथ साथ आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है आपका करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज़, पाकिस्तान अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स का। उसके लिए आपने रेडियो, टीवी, अखबार के साथ टच रहना होता है। किस तरह से कलेक्ट करना है डाटा, कैसे कैसे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने नोट्सों में खोल के बयान कर चुके हैं डिटेल के साथ एक एक चीज़। और उसमें आपको गाइडलाइन भी मुकम्मल दी गई होती है कि ताकि आप आसानी के साथ घर बैठ के सारे काम कर लो, आपको किसी एकेडमी में ना जाना पड़े। बहुत मामूली फ़ी के साथ नोट्स अवेलेबल है। कामयाब होने के लिए सर रोज़ाना कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि हम रेंजर्स में सब इंस्पेक्टर बन जाएँ? तो देखिए ये डिपेंड करता है हर बंदे की अपनी कैपेबिलिटी पे, कैपेसिटी पे, उसमें एबिलिटी कितनी है, उसका दिमाग कितना काम करता है, उसको मेहनत करने की आदत किस तरफ है, हैबिट कितनी है उसकी। तो ये डिपेंड करता है जी हर बंदे पे अलग अलग। लेकिन मेरे ख्याल से कम आपको 3 से 4 घंटे तो ज़रूर पढ़ना चाहिए बैठ के अच्छी तरह से। तमाम पहले टॉपिक हल करने चाहिए, उसके बाद जो आपके करंट अफेयर्स और करंट इश्यूज़ होते हैं उनको आपने अलग से टाइम देना है। आपको पता हो मुल्क में क्या चल रहा है, आपको पता हो इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, कौन किस ओहदे पे काम कर रहा है, किस पर्सनैलिटी की क्या जिम्मेदारियां हैं, वज़ीर दाखिला कौन है, वज़ीर ख़ारजा कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट कौन थे, मौजूदा कौन है, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हमने बताई हुई है नोट्सों में, ये सारे आपने करने हैं। आपने अपनी स्टडी को 2 तरह से डिवाइड करना है, एक आपने आपके एकेडमिक्स जो चीज़ें बताई गई हैं वो, और एक जो करंट चल रही होती हैं वो चीज़ें। तो इस तरह से आप कामयाब हो जाते हो। तो आपको मिनिमम 3 से 4 घंटे ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्या सर हम घर के नज़दीक जॉब कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप घर के नज़दीक जॉब कर सकते हो, लेकिन अगर रेंजर्स में सम टाइम आपकी ड्यूटी चूँकि बॉर्डर पे होती है, बेसिकली रेंजर्स जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जैसे इंडिया में BSF है, पाकिस्तान में रेंजर्स है। तो बॉर्डर्स के ऊपर काम करना होता है रेंजर्स ने, तो आप लोगों ने अमूमन घर से दूर ही ड्यूटी करनी होती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप ट्रेनिंग करके अच्छी तरह से महकमे में आ जाते हो, 2-3 साल गुजर जाते हैं, तब आपको घर के नज़दीक भी पोस्टिंग दी जा सकती है। VVIP सिक्योरिटी की ड्यूटी आप करते हो, वल्नरेबल इंस्टॉलेशन की ड्यूटी करते हो, साज़ तनसीबात इसको उर्दू में कहते हैं, वहाँ पे आप ड्यूटी करते हो। VVIPs के साथ आप ड्यूटी करते हो, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी आप करते हो, पुलिस के साथ शहर में गश्त करते हो, तो आपकी घर के नज़दीक भी पोस्टिंग हो जाती है। इसमें कोई ऐसा फ़िक्र वाली बात नहीं है, अच्छी जॉब होती है। कोई एक सर बुक बता दें जी, कौन सी बुक है? मशहूर ज़माना आपका सवाल। तो देखिए ये कोई किसी एक सिंगल बुक का काम नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। जो हम नोट्स भिजवाते हैं उसमें बुक्स की फहरिस्त साथ भिजवाते हैं, तो उसमें 20-25 तक बुक्स हैं। कुछ उसमें छोटे छोटे कुछ बुकलेट्स हैं और कुछ बुक्स हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली ये मिला के कुछ इतनी बन जाती हैं। इसमें से कोई 8-10 बुक्स तो आपके पास ऑलरेडी घर में मौजूद होती हैं जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के लिए आप लेके आते हो। तो उसके साथ साथ जितनी हम बुक्स बताते हैं वो भी अपने साथ ले आनी है, और इन सब का आपको फ़ायदा ही होता है, अल्टीमेटली नुकसान नहीं है जी। बुक रीडिंग आपको फ़ायदा ही देती है, तो आपने वो सारी बुक्स लेनी होती है जी, मुकम्मल तैयारी करनी होती है। बाद में फिर लेम एक्सक्यूज़ ढूंढते फिरते हो कि जनाब सिफारिश चल गई है जी और रिश्वत चल गई है जी, पाकिस्तान में होता ही ऐसा है। ये सब के सब लेम एक्सक्यूज़ हैं बेटे, बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ। जो आप में से मेहनत करते हैं, जो आप में से भर्ती हो जाते हैं, ज़रा उनको पूछें जाके कि उन्होंने कितने पैसे दिया, कितनी सिफारिश थी उनके पास तो सिफारिश ही नहीं थी बेचारे, सब गरीब गाँव के देहात के लोग भर्ती होते हैं। तो इसलिए आप जितनी मेहनत करोगे उसी के मुताबिक आपको मिलेगा। फिर से बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ, गौर से सुन लीजिए। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो जितनी मेहनत कर लेगा उसको उतना ही मिलेगा, रब्बे कायनात का ये वादा है। तो इसलिए आप लोगों ने उतर मेहनत करनी है, कोई सिफारिश नहीं है, कुछ नहीं है, आप आसानी के साथ भर्ती हो जाते हो। कितने नंबरों वाला सर पास हो जाएगा 100 में से? ये भी आपका मशहूर ज़माना सवाल है जी। इसको मैं बार बार बता चुका हूँ बहुत सी वीडियोज़ में, फिर से बता देता हूँ, गौर से सुन लीजिएगा। ये डिपेंड करता है आपका सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, जितनी सीट्स के अगेंस्ट भर्ती हो रही है। मिसाल के तौर पर 100 सीट है, तो उसमें 100 सीट के अगेंस्ट आपको इंटरव्यू के लिए एक सीट के अगेंस्ट मैक्सिमम 8 बंदों को बुलाया जाता है और मिनिमम 3 बंदों को बुलाया जाता है एक सीट के अगेंस्ट। तो अगर 100 सीट है फ़र्ज़ किया तो 800 बंदे इंटरव्यू में निकल आएंगे। अब 800 बंदे जो इंटरव्यू के लिए निकलेंगे रिटर्न में से, अब फ़र्ज़ किया रिटर्न में से वो कोई
10,000 बंदे हैं जी मिसाल के तौर पर, तो 10,000 में से जो 800 बंदे निकलेंगे तो 800 बंदे का जो आखिरी 800वां बंदा है उसके नंबर बनते हैं 62 मिसाल के तौर पर, तो 62 आपका मेरिट बन गया। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन मैंने आपको एक मिसाल दी है। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ किया वो 500 बंदा बुलाते हैं, यानी एक सीट अगेंस्ट 5 बंदे बुलाते हैं, तो 500वां जो बंदा है उसका जो आखिरी नंबर है 500 वाले बंदे का उसके नंबर है 72, तो 72 आपका मेरिट बन गया, बाकी सारे उससे ऊपर हैं। इसी तरह से अगर 300 बंदे बुलाते हैं, मेरिट टफ हो जाता है, या उन्होंने कहा जी जल्दी जल्दी से इंटरव्यू करके इनको ख़त्म करें, गैदरिंग ना हो ज़्यादा, या हमने सीटें जल्दी एलोकेट करनी है, तो 300 बंदा बुलाते हैं, तो 300 बंदा जो है फ़र्ज़ किया 300वें बंदे का आखिरी जो बंदा है 300वां, उसके नंबर बनते हैं 80, तो 80 आपका मेरिट बन गया। यही फार्मूला चलता है। तो इसलिए कोई बंदा आपको ये नहीं बता सकता कि आपके जी 55 आ गया तो आप पास हो जाओगे, जी 53 आ गया तो ठीक है जी मेरिट बन गया, ये कोई नहीं बता सकता, वो सब बकवास है, लेम एक्सक्यूज़ है, और आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ एंगेज करने के लिए ऐसी वीडियोस बनाई जाती हैं। ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया है यही चलेगा हर जॉब में, हर जगह पे, हर कहीं मेरिट ऐसे ही बनता है। सर कितनी सीटें आती हैं हर साल, ये भी आपका सवाल होता है जी। तो देखिए ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंटल पॉलिसी के ऊपर, डिपार्टमेंट के अंदर ये अनाउंस नहीं होती सीटें, कभी भी याद रखिएगा। मिलिट्री में, रेंजर्स में अनाउंस नहीं होती कि ये इतनी सीटें हैं, बिकॉज उनका अपना एक इंटरनल मैटर होता है, जितने बंदे उन्होंने रखने होते हैं, जितने हर साल रिटायर्ड होते हैं उतने ही हर साल दोबारा से इंडक्ट भी हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है जी पॉलिसी पे, ये डिफाइन नहीं होता कहीं भी। नोट्स के साथ जो भिजवाता हूँ आपको टाइम टेबल, उस टाइम टेबल को बुतर आपने मैनेज करना है, उस टाइम के हिसाब से चलना है। आपने टाइम टेबल को फॉलो कर लिया सख्ती से, अपनी रूटीन के मुताबिक उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। हर बंदे का रूटीन अलग होता है, हर बंदे का घर की मामूलात ज़िंदगी अलग होते हैं, तो आपने टाइम टेबल को ही सेट करना है और अपने टाइम के हिसाब से उसको मैनेज करना है। यानी कि आपने रोज़ स्टडी करनी है, नागा नहीं उसमें करना, रोज़ाना एक्सरसाइज करनी है, वर्जिश दौड़ लगानी है, रोज़ाना दोनों तरह से काम करना है, फिजिकल भी और मेंटली भी, यानी दिमागी तौर पर भी आपने अपने आप को तैयार करना है और फिजिकली भी तैयार करना है, तो आप उसमें कामयाब हो जाते हो।